हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो भी बीपीएससी का एग्जामिनेशन जो 2025 में हुए हैं उनके हम पीवाईक्यू को देख रहे हैं और हम सबसे पहले साइंस के पीवाईक्यू को देख रहे हैं। और ये साइंस का पीवाईक्यू में ये 10 नंबर पार्ट है। इससे पहले मैंने 9 वीडियोस हैं वो अपलोड कर दिया है और जहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जामिनेशन था उन सब के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। जैसे कि जो पहला कुछ वीडियो है पहले कुछ वीडियो है वहाँ पे एएसओ के क्वेश्चन मैंने किया है। बीपीएससी एएसओ 2025 का क्वेश्चन मैंने हमने कर लिया है। हमने एलडीसी जो क्वेश्चन है एलडीसी मेंस है उसका हमने क्वेश्चन कर लिया है। हमने इसके साथ ही साथ डीएसओ का क्वेश्चन कर लिया है। डीएसओ के साथ साथ मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर है उसका हमने क्वेश्चन कर लिया है। और आज का जो हमारा वीडियो होगा वो हम इसके आगे बढ़ेंगे और आज हम इसमें ऐड करेंगे नया एग्जामिनेशन और वो है वो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, जिसका एग्जामिनेशन आपको 7 अगस्त 2025 को हुआ था। तो चलिए इसमें जो भी साइंस के प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके लिए 20 साइंस के प्रश्न को लाया हूं जो कि 100 क्वेश्चन था, उनमें से 20 जो है वो साइंस से संबंधित था। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो हम मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है उसके एग्जामिनेशन को देखेंगे। 7 अगस्त 2025 को हुआ था। पहला सवाल है असर्शन रीजन पे। असर्शन रीजन पे पहला सवाल है। सवाल आपसे कह रहा है कि एक मेटल स्पून है, उसको हम रखते हैं हॉट कप में, ठीक है। एक टी का जो हॉट कप है उसमें रखते हैं तो वो भी जो है वो हॉट हो जाता है कुछ मिनट के बाद। सीधी सी बात है कि एक गर्म चाय का प्याला है उसमें हम यदि मेटल का जो चम्मच है उसको कुछ मिनट के लिए रखते हैं तो वो भी गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि वो जो है वो हीट को ट्रांसफर होता है। यहाँ पे हीट जो होता है वो लो से हाई से लो की ओर जाता है ना, हाई से लो की ओर जाता है। तो ये पहला हुआ कि जो हीट है, जो थर्मल कंडक्शन इसको कहा जाता है। तो ये थर्मल कंडक्शन हो रहा है कि जब चम्मच को एक जो है वो उच्च तापमान पे लाया जा रहा है तो उच्च तापमान से जो निम्न तापमान की ओर जो ताप है वो बढ़ते रहता है। तो ये जो है वो ऊष्मा के नियम के अनुसार ऊर्जा हमेशा जो है वो गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होती है। इस कारण से असर्शन तो सही हो गया। असर्शन तो सही हो गया। अब रीजन पढ़ते हैं कि इसका रीजन क्या दिया हुआ है। रीजन दिया हुआ है ना कि धातुएं जो होती हैं, मेटल्स जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, अच्छा जो है वो सुचालक होता है ऊष्मा का। तो वो धातु जो होती है वो गुड कंडक्टर होती है हीट का। तो जैसे ही वो गुड कंडक्टर होगी तभी तो वो जो है वो हीट को ट्रांसफर करेगी, अदरवाइज तो वो ट्रांसफर करेगी ही नहीं। तो पहली बात तो ये सही भी है और सही के साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ये जो रीजन है ना उसमें है कि मेटल जैसे कि स्टील हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। जिस कारण से गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहने का मतलब कि यहाँ पे ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मतलब कि वो मूव करेगा एक इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही आप हीट करोगे तो उसका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो जल्दी जल्दी से जो है वो ट्रांसफर हो जाता है हीट एक जगह से दूसरी जगह। वहीं हम बात करें बैड कंडक्टर की, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब में वैसा चीजें नहीं होता। इनमें जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। तो इस कारण से इसको जो है हम जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता हीट। तो यहाँ से आपका आंसर बनेगा कि व्याख्या भी कर रहा है और दोनों सही भी है। व्याख्या भी कर रहा है और दोनों सही भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हमारा ए बनेगा। दोनों सत्य है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि कुछ इक्विपमेंट का नाम दिया गया है, उसमें बोल रहा है कि कौन सा जो है ना वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे आधारित है। रिफ्लेक्शन कहने का मतलब कि यहां से कोई साउंड गया, अब वो साउंड इधर ना जाके वो सीधा लौट जाए, इधर फिर से वापस आ जाए, तो इसी को रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। तो बताना है आपको कि कौन सा जो है वो रिफ्लेक्शन पे उपयोग करता है रिफ्लेक्शन को। तो सबसे पहले बात आती है सोनार की। तो सोनार का आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। इसका क्या काम होता है कि इसका काम होता है कि पानी के नीचे ये यदि वाटर है, ये यदि वाटर लेवल है तो मान लिया कि ऐसे जो है वो हमारा लैंड है, ठीक है, ये हमारा लैंड है और यहाँ से जो है वो समुद्र स्टार्ट हो रहा है। तो हम ना हमारा एक नाव है यहाँ पे। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, इस नाव से हम जो है वो लाइट को नीचे भेज रहे हैं। हमने लाइट को नीचे भेजा, वो लाइट कहाँ पहुंची, वो लाइट जो है वो नीचे पहुंच गई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो पानी के नीचे जो वस्तु रखा हुआ है उनका पता लगाने के लिए यह क्या करती है,
सोनार क्या करती है, यहाँ से वो अल्ट्रासोनिक वेव भेजी, ठीक है, उसने जो है वो अल्ट्रासोनिक जो तरंगे हैं, अल्ट्रा सोनिक वेव्स जो है उसने भेजा। अब ये अल्ट्रासोनिक वेव जब गई तो जाने के बाद ये अल्ट्रासोनिक वेव फिर से ऐसे ही ट्रांसफर ऊपर की ओर आ जाएगी। ऊपर की ओर आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो रिफ्लेक्ट तो कर रही है। तो जैसे ही वो टकराती है तो इको और परिवर्तन जो है, प्रवर्तन जो होता है, ये जो प्रवर्तन होता है रिफ्लेक्शन के कारण, ये जो है वो ऊपर आ जाती है। अब इस ऊपर आने से उसका समय को देख लेते हैं कि कितने समय में आया है, और फिर जो है वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एस इंटू टी होता है ना, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस बराबर, तो यहाँ से ऐसे करके सोनार से जो डिस्टेंस निकाला जाता है। तो सोनार जो है वो कहाँ यूज किया जाता है, सोनार जो है वो समुद्र में यूज किया जाता है, पानी में यूज किया जाता है। वहीं रडार जो है ना वो वायु में यूज किया जाता है। रडार जो है ना वो एयर में यूज किया जाता है, और सोनार जो है वो पानी में यूज किया जाता है। इसका भी अपना एक अलग रीजन है, जिसको मैंने पिछला जो लेक्चर था उसमें एक्सप्लेन भी किया था बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, पहला तो हो गया सोनार, सोनार तो रिफ्लेक्शन पे काम कर रहा है, तो पहला तो हो गया सोनार, तो सोनार तो सही हो गया। ये तो स्टेटमेंट, ये जो है वो रिफ्लेक्शन पे काम कर रहा है। दूसरा जो है वो स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप जो है वो डॉक्टर यूज करता है। डॉक्टर यूज करता है किस लिए यूज करता है, तो डॉक्टर इससे क्या करता है कि जो हृदय की आपकी धड़कन होती है, हार्ट का जो बीट होता है ना, वहां से जो साउंड निकलती है, जो ध्वनि नली है ना, उनमें बार बार जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है ना, उसी के माध्यम से जो साउंड वहां की है उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसको वो पता लगाता है। इससे भी जो है वो क्या होता है, इससे भी रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे। तो स्टेथोस्कोप भी रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ठीक है, उसके बाद इको तो ऑलरेडी है ही, रिफ्लेक्शन के कारण ही जो इको है वो आपको सुनाई देती है। मिनिमम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए इको को सुनने के लिए। ठीक है, और तो ये इतना समझ में आ गया। उसके बाद पेरिस्कोप है। पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप है ना, वो इसका यूज हम पनडुब्बी में पानी के ऊपर देखने के लिए करते हैं। जो पनडुब्बी है, सबमरीन जो होता है, सबमरीन में पानी के ऊपर देखने के लिए, क्योंकि सबमरीन पनडुब्बी कहाँ है, वो नीचे है, तो पानी के ऊपर देखने के लिए इसका जो है वो यूज किया जाता है। और यह जो है ना वो क्या होता है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं मिरर का, यहाँ पे हम यूज करते हैं मिरर का, यहाँ पे हम यूज करते हैं प्रिज्म का। मिरर और प्रिज्म का हम यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे लाइट का प्रवर्तन करता है। ठीक है, ये लाइट का प्रवर्तन करता है, ना कि यहाँ पे ध्वनि का परिवर्तन होता है। तो पेरिस्कोप में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो पेरिस्कोप है, वहां पे ध्वनि नहीं होता है, तो इस कारण से ये वाला तो नहीं होगा। तो ए, बी और सी जो है वो आंसर हो जाएगा, ए, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। सोनार का उपयोग गहराई मापने के लिए किया जाता है, और प्रतिध्वनि जो आप सुनते हो, इको जो आप सुनते हो, उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस 17 मैंने बताया था, एग्जैक्ट टू बी एग्जैक्ट 17.2 मीटर जो है वो याद रखना है। 17.2 मीटर, इसका फॉर्मूला भी होता है, कैसे निकाला जाता है बाकी कभी देख लेंगे इस बारे में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्रिक्शन। घर्षण है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, और आपको पहचानना है कि कौन सा जो है वो सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट की बात करते हैं। बोल रहा है कि घर्षण जो है, फ्रिक्शन जो है वो हीट उत्पन्न करता है। तो आप दो चीजों को रगड़ो, अपने हाथ को भी रगड़ोगे तो वो क्या करेगा, वो हीट उत्पन्न करेगा, तो पहला तो सही है। फ्रिक्शन जो है वो हीट तो उत्पन्न करेगा, हथेलियों को रगड़ो तो गर्म तो हो जा रही है। दूसरा बात आ रहा है कि घर्षण हमेशा गति का विरोध करती है। फ्रिक्शन जो होता है वो ऑलवेज अपोज करती है मोशन को, हमेशा। फ्रिक्शन यदि नहीं होता तो आप चल भी नहीं पाते। एक बार आप जो है वो स्लाइड हो जाते ना तो स्लाइड ही रहते, एक बार गेंद को चला दिया जाता ना तो वो चलते रहता, क्योंकि वो फ्रिक्शन ही रोक रहा है उसको। ऐसे आप चल रहे हो तो आप पे जो आगे की ओर फोर्स लग रहा है ना, तो वो पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तभी आप चल पा रहे हो। फ्रिक्शन ही हर चीजों को रोकता है। तो फ्रिक्शन जो है वो हमेशा गति का विरोध करती है, तो यस, इट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। देन तीसरा नंबर का जो सवाल है, तीसरा नंबर का स्टेटमेंट है, वो बोल रहा है कि फ्रिक्शन इज नॉट यूजफुल इन वॉकिंग। घर्षण जो है वो चलने में उपयोगी नहीं है, तो ये ऐसा गलत है। घर्षण जो है तभी आप चल पाते हो, फ्रिक्शन है तभी आप चल पाते हो। यहां से आपने पैर अपना बढ़ाया ना, तो पीछे ऐसे फोर्स लगा, तो पीछे एक फोर्स लगना ही चाहिए, फ्रिक्शन जो है
नॉर्मल फोर्स जिसको नॉर्मल फोर्स बोल रहा हूँ, फ्रिक्शन वहां पे लगना ही चाहिए। नॉर्मल फोर्स तो ऊपर की ओर लगेगा, फ्रिक्शन वहां पे लगना ही चाहिए, क्योंकि वो जो है वो एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स की तरह काम करेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ की तरह काम करेगा। तो ये जो है ना घर्षण के लिए, ये ऐसा नहीं है कि नहीं जरूरी है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर का ये है कि लुब्रिकेंट्स जो होता है ना वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। यस, जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, जो स्नेहक होते हैं, वो रिड्यूस तो करते हैं। तो घर्षण जो है वो कई टाइप के होते हैं, कई में 3 टाइप के होते हैं, सर्पिला घर्षण, गोल घर्षण, ऐसे करके होता है, पैरेलल घर्षण। ठीक है? तो यहाँ पे 1 टू 4 सही है, 1 टू 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। ठीक है? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग कॉपर वायर इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग? घर पे आपकी वह जो वायरिंग होती है उसमें आप कॉपर वायर का यूज क्यों करते हैं? यही सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। तो देखो, कॉपर वायर का यूज इसलिए किया जाता है, पहला तो कि ये एज कंपेयर टू अदर जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनसे ज्यादा सस्ता होता है, ज्यादा अच्छा होता है। इस बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये एल्युमिनियम से सस्ता हो जाएगा, नहीं, एल्युमिनियम से क्वालिटी तो इसकी अच्छी है ना, इस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। गुड क्वालिटी में हम चक्कर चलेंगे ना, तो कॉपर अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध जिसको बोलते हैं, रेसिस्टेंस जो इसका होता है, वो क्या होता है कि रेसिस्टेंस तो क्या करता है, रेसिस्टेंस का इलेक्ट्रिसिटी को रोकना इसका होता है। तो इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू अदर जो मटेरियल्स होते हैं। तो प्रतिरोध जितना ज्यादा कम होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उतना ज्यादा जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर उतना ज्यादा होगा। प्रतिरोध जितना कम होगा तो हीट का लॉस भी उतना कम होगा, हीट लॉस भी बहुत कम होगा। अब हीट लॉस कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज्यादा ट्रांसफर होगी, तो इस कारण से कॉपर वायर का हम यूज करते हैं। ठीक है, कॉपर वायर का हम यूज करते हैं। तो देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट है कि कॉपर इज चीफ, दूसरा स्टेटमेंट है कि कॉपर ऑफर लो रेसिस्टेंस एंड अ गुड कंडक्टर, तो डेट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, पुअर नहीं है, गर्म करने पर चमकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, और सस्ता तो है ही नहीं, इससे एल्युमिनियम ज्यादा सस्ता होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्यों किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि चांदी जो है ना वो तांबे से बिजली कम लेता है, क्योंकि सबसे बेस्ट कंडक्टर यदि कोई है, सबसे अच्छा सुचालक कोई है तो वो सिल्वर ही है। क्योंकि सिल्वर की जो रेसिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता जो होती है, वो बहुत कम होती है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, जब रेसिस्टेंस कम होगा इसका मतलब है कि तार जो है वो हीट कम होगा। हीट जैसे ही कम होगा तो वोल्टेज का जो ड्रॉप होता है ना, वोल्टेज में जो गिरावट होती है वो कम होगी। इसके साथ ही साथ जो है वो ये डक्टाइल भी होता है, मतलब इसे आसानी से इन तारों को आप खींच भी सकते हो। तो इस कारण से इसको जो है वो यूज किया जाता है, तो ये ध्यान आप रखना होगा। एल्युमिनियम सस्ता होता है, ठीक है, तांबा जो है वो कुचालक नहीं होता है, और जो फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का गुण होता है, ना कि जो है वो वायरिंग टायर वाला का गुण होता है कि गर्म करने पर तांबा चमकता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चमकता नहीं है, फिलामेंट वाला काम होता है, फिलामेंट चमकता है, चमकने वाला तो टंगस्टन है, टंगस्टन जो है वो चमकता है। तो ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपसे पूछ रहा है कि एक डिवाइस है और उसमें एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है, इस बारे में सवाल जो है वो दिया गया है, और मैच करके आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही है और कौन सा जो है वो गलत है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहला इलेक्ट्रिक मोटर की। और इलेक्ट्रिक मोटर है वो कैसे ट्रांसफर करता है चीजों को। तो इलेक्ट्रिक मोटर में आप एनर्जी दे रहे हो, आउटपुट में आप क्या दे रहे हो, आउटपुट में आप इनपुट में आप क्या दे रहे हो, इनपुट में आप दे रहे हो इलेक्ट्रिसिटी। आप इनपुट में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, तो देखो तो इलेक्ट्रिसिटी है कहाँ, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो चलो इतना तो समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद इलेक्ट्रिसिटी मोटर क्या कर रहा है, वो घूम रहा है चक्का ऐसे, तो घूम रहा है तो वो क्या हो गया, वो तो मैकेनिकल एनर्जी होगा, लाइट तो देगा नहीं, तो यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। तो ए का वन, ए का वन, ठीक है, ए का वन। अब ये वाला गलत हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में आप क्या दे रहे हो, इनपुट के रूप में तो आप इलेक्ट्रिसिटी दे ही रहे हो, लेकिन आउटपुट के रूप में हमें उधर से क्या मिल रहा है, हमें लाइट मिल रहा है। तो दो का बी का दो, ठीक है, तो ए का वन और बी का दो, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोलर पैनल, सोलर पैनल की बात आ रही है। सोलर पैनल में हम क्या दे रहे हैं, सोलर पैनल जो होता है वो सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन उसमें यूज किया जाता है। उसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो क्या कर रही है, इनपुट के रूप में हम क्या दे रहे हैं, तो इनपुट के रूप में हम सनलाइट दे रहे हैं।
इनपुट के रूप में हम सनलाइट दे रहे हैं। अब उस सनलाइट से हमें क्या वो दे रही है, उस सनलाइट से हमें वो इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। तो वो सनलाइट को जो लाइट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और इट इज अ केमिकल चेंज। इट इज अ केमिकल चेंज। तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी जो है वो सही हो गया। सोलर पैनल भी सही हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 2, 3 का सी और 4 का तो 4 हो ही जाएगा। आप माइक्रोफोन को भी समझ ही लेते हैं। माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन क्या है? तो जब भी हम बोलते हैं तो वो क्या है? वो साउंड है। माइक्रोफोन में क्या होता है कि हम बोलते हैं तो वो साउंड है। ये देखो, ये है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, हमने यहाँ हमारा ये फोन है, इस फोन से हमने यहाँ पे बोला, तो ये माइक्रोफोन है। अब इस माइक्रोफोन में जैसे ही साउंड गया, इस माइक्रोफोन ने साउंड को क्या किया कि उस साउंड को जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो दूसरे फोन के पास पहुंचा, जिसको जिसको आपने कॉल लगाया था। यहाँ पे वो पहुंचा। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसको जो है वो साउंड में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से इसने बोला है सौरभ, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक सिग्नल है ना, तो इसको सौरभ ही तो सुनाई देना चाहिए ना। तो सौरभ जब इसको सुनना है तो यहाँ पे जो है वो स्पीकर लगा हुआ होता है। यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ होता है और वो स्पीकर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है फिर से साउंड एनर्जी में, और मुझे जो है वो सौरभ सुनाई दे देगा। ठीक है, तो माइक्रोफोन जो है वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में है वो कन्वर्ट करता है। तो ये जो है वो सही है। तो यहां से हमारा आंसर बनेगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाई डू ग्लास विंडो क्रैक इन विंटर इफ हीटेड रैपिडली। मतलब यदि आप कांच को गर्म करते हो, सर्दियों में यदि कांच को जो है वो गर्म करते हो, तो कांच की जो खिड़कियां जो है वो चटक जाती है, जो है वो क्रैक उनमें आ जाता है। तो वो क्रैक क्यों आता है, यही सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। देखो, तो ये थर्मल एक्सपेंशन के कारण होता है। ठीक है, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह जो है वो फैलता है। ठीक है, जब कोई पदार्थ है, सब्सटेंस है, इसको यदि हम हीट कर रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन वही होता है। जब उसको हीट कर रहे हैं तो उसका जो वो जो है वो क्या करेगा, वो फैलेगा। वो फैलेगा, नॉर्मली यही होता है। अब जब कांच को तेजी से गर्म किया जाता है तो जिस सतह पर गर्मी लगती है, जैसे कि आंतरिक सतह हो गया, वह जो है वो तुरंत एक्सपेंड एक्सपेंड होने लगता है। यहाँ पे ये ऐसे कांच है, तो इस कांच में हमने यहाँ से हीट जो है वो जलाया, तो इस हीट को जलाने के कारण ये जो है वो इधर वाला जो सतह है, वो आंतरिक जो सतह है वो क्या होगा, वो हीट हो जाएगा। वो हीट हो जाएगा। अब हीट होने के कारण आंतरिक सतह क्या करेगा, आंतरिक सतह हीट हुआ तो वो एक्सपेंड करना चाहेगा। वो एक्सपेंड करना चाहेगा, नीचे वाले सतह जो है वो फैलना चाहेगा। अब फैलेगा क्यों नहीं, कि क्योंकि चूंकि कांच जो है वो उष्मा को तेजी से दूसरी तरफ भेज रहा है। यहाँ से हीट जो है वो बाहर भेज रहा है। बाहर हीट जो है वो भेज रहा है। तो बाहरी सतह पर भेजता तो है, लेकिन दूसरी तरफ जा तो नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ जा तो नहीं पा रहा है। तो बाहरी सतह जो है वो क्या हो जाता है, वो ठंडा ही रह जाता है। ये कोल्ड हो गया और नीचे वाला सतह जो है वो हीट हो गया। अब यहाँ से ट्रांसफर तो होगा, एक्सपेंड तो होगा। तो बाहरी सतह जो है वो ठंडा के कारण सिकुड़ा हुआ रहता है, लेकिन अंदर सतह जो है वो हीट हो जाता है। तो इसका क्या होता है कि इससे जो है वो असमान फैलाव आता है, इरेगुलर एक्सपेंड आता है। तो अंदर जो है वो फैलाव होता है, बाहर नहीं होता है। इस कारण से कांच के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा टेंशन आता है, और इस स्ट्रेन के कारण, इस जो है वो तनाव के कारण, कांच के अंदर जो तनाव आ रहा है उस तनाव के कारण जो है वो चटक जाता है। यही कारण होता है चटकने का। तो इसका ऑप्शन नंबर आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि यह असमान फैलाव कांच में तनाव पैदा करती है। अनइवन एक्सपेंशन काउजेस स्ट्रेस इन ग्लास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रिपीट होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कौन नहीं है? सीधी बात है, ईएम स्पेक्ट्रम की बात की जा रही है कि ईएम स्पेक्ट्रम कौन नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इन्हें चलने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकताएं जो है वो नहीं होती है। इनको माध्यम जो है वो नहीं चाहिए। ट्रांसफर होना है तो कोई जरूरी नहीं है कि मीडियम होना चाहिए, बिना मीडियम में भी चलेगी। ये निर्वात में भी चल सकती है। ठीक है, ये जो है वो निर्वात में भी चल सकती है, वैक्यूम में भी चल सकती है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या क्या उदाहरण आप देखोगे। इसका उदाहरण जो है वो गामा रे है, गामा रे हो गया। उसके साथ ही साथ इसका एग्जांपल आप एक्सरे ले लो, एक्सरे हो गया।
आप इसका एग्जांपल यूवी रे लो, यूवी रे हो गया। उसके बाद जो है वो विजिबल जो होता है रे, विजिबल जो है वो रे, दृश्य प्रकाश। उसके बाद जो है वो इंफ्रारेड, इंफ्रा रेड जो है वो होता है। उसके बाद माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव होता है। देन जो है वो रेडियो वेव होता है, रेडियो वेव होता है। तो ये सारी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अल्फा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो ये सारी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इंफ्रारेड हो गया, एक्स रे हो गया, उसके बाद माइक्रोवेव हो गया। तो यहां से हमारा आंसर बनेगा कौन सा? तो जो ओनली जो सी है, ठीक है, ओनली जो सी है वो जो है वो चुंबकीय नहीं है। ध्वनि तरंगे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो ध्वनि तरंगे आखिर है क्या? तो ध्वनि जो तरंगे होती है, देखो इसमें ध्व है ना, तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ध्वनि में ध है तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे है, मतलब मैकेनिकल वेव है। पहली बात, यांत्रिक तरंगे है, मैकेनिकल वेव है, और उस मैकेनिकल वेव में भी लॉन्गिट्यूडनल है, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। तो यह कंपन के द्वारा पैदा होती है, और इसके चलने के लिए हमेशा माध्यम की जरूरत होती है। ठोस द्रव गैस माध्यम जरूरी है, निर्वात में साउंड जा ही नहीं सकता है, निर्वात में साउंड जा ही नहीं सकता है। तो यहां से आंसर समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हो गया, साउंड में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होता है तभी साउंड उत्पन्न होता है। तो कब इलेक्ट्रिसिटी का उत्पन्न होगा? तो इलेक्ट्रिसिटी तभी उत्पन्न होगा जब में उसमें उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर होगा। विदाउट इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो सकता है ये, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो चाहिए ही। तो इसका जो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर जो है वो क्यू बाई टी होता ही है, ये होना ही चाहिए। धारा जो है वो आवेश बटा समय होता है। ये हो गया आवेश, ये हो गया समय, ये हो गया करंट, धारा। तो ये सवाल भी पूछा जाता है, आई बराबर क्यू टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेश का प्रभाव ही विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले जान लो कि पदार्थ की गति जो है या फिर चुंबक बिजली का जो है वो प्रत्यक्ष कारण नहीं है। हालांकि जनरेटर में चुंबक का उपयोग किया जाता है, लेकिन मूल घटक जो है वो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव ही होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी, आपको इलेक्ट्रॉन का प्रभाव जानना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। असर्शन रीजन है, सवाल बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो कोने के चारों ओर सुन सकता है, लेकिन इसके चारों ओर देख नहीं सकता है। ठीक है, एक पर्सन है जो हियर कर सकता है अपने अराउंड, अराउंड ए कॉर्नर। जो यदि घर है ना तो उसका कॉर्नर तक भी वो सुन सकता है चीजों को, लेकिन पूरे चीजों को वो देख नहीं सकता है, सारी चीजों को वो देख नहीं सकता है। ये सवाल जो है वो कह रहा है। तो पहला तो है कि हम दीवार के पीछे बात भी कर रहे हो तो लोग सुन लेता है, ठीक है, पीछे बात भी आप कर रहे हो तो लोग सुन लेता है, लेकिन वो देख तो नहीं पाता। पहला तो ट्रू हो गया, असर्शन तो है वो ट्रू है। अब रीजन पढ़ते हैं कि लाइट वेव कैन बेंड अराउंड ऑब्स्टेकल्स मोर इजिली देन साउंड वेव। लाइट वेव जो होती है वो जल्दी मुड़ जाती है, बहुत आसानी से मुड़ जाती है, बेंट हो जाती है। जैसे ये दीवार है, आपका ये दीवार है, यहाँ पे आपका जो है वो घर है। तो लाइट वेव क्या करेगी, लाइट वेव यहाँ से आई और ऐसे जो है वो मुड़ के ऐसे ऐसे यहाँ पहुंच जाएगी, ये बोला रहा है, एज कंपेयर टू साउंड वेव। बोल रही है कि लाइट वेव बहुत जल्दी जो है वो मुड़ जाती है। तो क्या ऐसा होगा? नहीं, लाइट वेव नहीं मुड़ेगी। ये कंडीशन किसके लिए सही है? ये जो है वो साउंड के लिए सही है, वो टकराएगी, टकराने के बाद आपको पहुंच जाएगी। तो ये जो रीजन बताया गया है ये तो गलत है, रीजन जो है वो गलत है। ठीक है, तो ये समझ में आपको आना चाहिए। अब ये तरंग जो वेव होते हैं ना वो किनारों पर मुड़ जा रहे हैं। ये वेव जो है, ये जो साउंड वेव है, ये आखिर मुड़ क्यों रहा है, इसका रीजन क्या होता है? तो इस मुड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको विवर्तन कहते हैं, उसको विवर्तन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विवर्तन, जिसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इसको कहा जाता है, डिफ्रैक्शन विवर्तन इसे कहा जाता है। विवर्तन तभी जो है वो इफेक्टिव होता है, तभी प्रभावी होता है, जब वह ऑब्स्टेकल का आकार जो है, ऑब्स्टेकल का आकार जो है, ऑब्स्टेकल के ऑब्स्टेकल का आकार जो है वो तरंगदैर्घ्य के लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो डिफ्रैक्शन है, जो विवर्तन है वो कब प्रभावी होगा, कब इफेक्टिव होगा? इफेक्टिव तभी होगा जब
जब ऑब्स्टेकल का जो आकार है, जो अवरोध है जिससे पार होना है, तो अवरोध का आकार जो है, ये अवरोध का जो आकार है, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल जो है, वो तरंग दैर्घ्य जो उससे होती है, ऑब्स्टेकल जो अवरोध का आकार, तरंग की जो अवरोध का जो आकार है वो तरंग की तरंग दैर्घ्य जो इस साउंड वेव का जो लैम्डा है उसके बराबर यदि होगा, तभी जो है वो सबसे प्रभावित डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है। ध्वनि का तरंगदैर्घ्य जो है वो बड़ी होती है, लगभग कुछ सेंटीमीटर से कई मीटर तक जाती है, और यह दरवाजे और किनारों तक आकर उनके आकार के करीब हो जाता है, इसलिए ध्वनि जो है वो आसानी से मुड़ जाती है क्योंकि उनका विवर्तन जो है वो ज्यादा होता है। लेकिन लाइट की बात करें तो लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत कम होता है। लाइट का वेवलेंथ जो होता है वो लगभग 10⁻⁻7 के आसपास होता है। लाइट का वेवलेंथ जो है वो क्या होता है, लगभग 10⁻⁻7 मीटर के आसपास होता है। इतने में ये क्या होता है, सामान्यतः ये दीवार और कोने के किनारों पर प्रकाश की तुलना में बहुत बड़ी होती है, इसलिए जो है वो प्रकाश मुड़ना नहीं होता, वो सीधी रेखा में ही रह जाती है। तो इस कारण से जो है वो आर जो है वो गलत हो जाएगा और ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपसे पूछा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई एस्ट्रोनॉट अपीयर वेटलेस इनसाइड द ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट। ठीक है। आसान भाषा में समझाता हूं। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इस स्पेस स्टेशन में या फिर इस कोई ऐसा यान है जिसमें आप हो, उसमें यदि अंतरिक्ष यात्री जो है वो हवा में क्यों तैरता है? क्योंकि वो भारहीन होता है। वो क्यों होता है, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो स्पेस होता है, जो अंतरिक्ष होता है, उस स्पेस में इस स्पेस में क्या है, तो इस स्पेस में ग्रेविटेशन है ही नहीं। ग्रेविटेशन जो है वो नहीं है। अब ग्रेविटेशन अंतरिक्ष में जो है वो गुरुत्वाकर्षण नहीं है। यह स्टेटमेंट क्या है? यह स्टेटमेंट जो है वो पहला स्टेटमेंट है कि अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है? तो नो, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। देखो, पृथ्वी की जो कक्षा होती है, जहां उपग्रह है, में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है वो काफी मजबूत होता है, लगभग जो है वो सतह का लगभग 90% होता है। तो यही बल उन्हें कक्षा में बनाए रखने में भी हेल्प करती है। ठीक है। तो स्पेस क्राफ्ट जो ऑर्बिटल आप चला रहे हो, ये यदि अर्थ है, तो यहाँ पे आप घुमाते हो ना अपना उपग्रह, तो ये घूम क्यों रहा है ना? ये घूम क्यों रहा है 36,000 किलोमीटर पे? ये घूम इसीलिए रहा है ना 36,000 किलोमीटर पे, जियो सिंक्रोनाइज जो सैटेलाइट लगाते हो, तो ये ग्रेविटेशन के कारण ही तो घूम रहा है ना। ये ग्रेविटेशन के कारण ही तो घूम रहा है ना। तो ये ग्रेविटेशन के कारण नहीं हुआ, तो ये मिसकंसेप्शन आपको हो सकता है कि जो है वो अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इस कारण से जो है वो अपीयर होता है वो भारहीन। ठीक है। पहला हो गया। देख लिया आपने पहला। दूसरा बात करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा बोल रहा है कि देयर इज ए वैक्यूम इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट। अंतरिक्ष यान में जो है वो उसके अंदर निर्वात होता है, इस कारण से जो है वो फॉल करता है। तो देखो, उपग्रह और उसके अंदर का जो अंतरिक्ष यात्री होता है, दोनों ही पृथ्वी की ओर निरंतर गिर रहे होते हैं। फ्री फॉल उनका होता रहता है, लेकिन उनके पास बहुत तेज जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, इस कारण से वो पृथ्वी पे गिरने के बजाय चारों ओर जो है घूमते रहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो नहीं होगा इसके रिगार्डिंग, कि अंदर निर्वात होता है इस कारण से होता है, नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा बोल रहा है कि वे गुरुत्वाकर्षण के अधीन अंतरिक्ष यान के साथ गिर रहे हैं। ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि दे आर फॉलिंग विथ स्क्रेप स्पेस क्राफ्ट अंडर ग्रेविटी। तो चूंकि यान और यात्री जो है वो दोनों एक ही दर से गिर रहे हैं, और दोनों का जो दर है वो जी ही है, वो दोनों का जो दर है वो जी ही है, दोनों ग्रेविटेशन से ही गिर रहे हैं। तो यात्री के पैरों और यान का जो फर्श है ना, उनके बीच जो जो संपर्क बल होता है, जो रिएक्शन फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स होता है, वो नहीं लगता है। ये स्पेस क्राफ्ट है, इस पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उन दोनों के बीच जो फोर्स लगना चाहिए था, संपर्क फोर्स लगना चाहिए था, वो नॉर्मल फोर्स लगता ही नहीं है।
वो रिएक्शन फोर्स लगता ही नहीं है। तो इस कारण से भार का अनुभव इसी प्रकृति जो ये जो प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन बल होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, इसी नॉर्मल फोर्स के कारण तो लगता है। लेकिन ये नॉर्मल फोर्स लग ही नहीं रहा है, क्योंकि दोनों जो है वो सेम ही त्वरण से नीचे गिर रहे हैं। तो इस कारण से भार का अनुभव जो होता है, भारहीनता का अनुभव जो होता है, वो इसी कारण से होता है। इसी कारण से भारहीनता का अनुभव जो है वो होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बहुत आसान सा, बहुत मतलब कंसेप्चुअल सवाल है। आप ऑप्शन नंबर ए को करके जाइएगा, मुझे पता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। गुरुत्वाकर्षण मौजूद है। अगर मौजूद नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण जो है वो नहीं होता अंतरिक्ष में, तो क्या होता? सारा स्क्रिप्ट यान जो है वो उड़कर दूसरी जगह चला जाता। ठीक है। उसके बाद जो है वो ऑप्शन नंबर डी देखो क्या है कि कक्षा में उसका द्रव्यमान जो है वो शून्य होता है, शून्य हो जाता है कक्षा में। ऑर्बिट में बोल रहा है कि मास शून्य हो जाता है, तो द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, ये आपको पता है। बदलता तो वेट है, बदलता तो वेट है, तो ये गलत हो गया। ठीक है। तो सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है? सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ये जो है वो दे आर फॉलिंग विद द स्क्रेप स्पेस क्राफ्ट अंडर ग्रेविटी। अब वो गिर नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो उनका जो है वो ग्रेविटेशन के कारण जो है वो घूम रहा है। तो ये भी जो है वो ग्रेविटेशन के कारण ही घूम रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाओगे और सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान, बहुत मतलब कंसेप्चुअल सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, होमोजेनियस मिश्रण कौन सा नहीं है? होमोजेनियस कहने का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस कहने का मतलब होता है कि कोई ऐसा मिश्रण जहां पे यदि आप उसके किसी भी पार्ट से कोई भी कंपोनेंट यदि उठा लो, तो हर जगह वो मिश्रण जो होता है, वो मिक्सचर जो होता है, वो हर जगह एकदम सेम रेशियो में होता है। सेम रेशियो में होता है, रेशियो इसका कभी नहीं बदलेगा। ये होमोजेनियस होता है। होमोजेनियस मिक्सचर एक दूसरे में ऐसे घुले हुए रहते हैं कि उनको नेकेड आई से आप देख नहीं सकते हो। ठीक है, नेकेड आई से आप देख ही नहीं सकते हो। जैसे आप एग्जांपल ले लो, चीनी और पानी का घोल। चीनी और पानी का घोल, तो चीनी और पानी का घोल क्या है? वो एक हेमोजेनियस मिक्सचर है, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। और वहीं हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो एक ऐसा मिश्रण जहां उसके जो घटक होते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो अलग अलग आपको दिखाई देंगे। वो अलग अलग आपको दिखाई देंगे। जैसे बालू को मिला दो चीनी के साथ, तो वो अलग अलग दिखाई देंगे। बालू को मिला दो, सैंड को मिला दो पानी के साथ, अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है। और ना ही उनका रेशियो इक्वल रहेगा। आप कहीं से उठा लो तो उनका रेशियो इक्वल नहीं होता है। ठीक है। तो ये समझ में आपको आना चाहिए। तो पहला इसमें से सबसे पहले आंसर की बात करते हैं कि कौन सा जो है वो, कौन सा जो मिश्रण है वो होमोजीनियस नहीं है, मतलब वो हेट्रोजीनियस है। तो हेट्रोजीनियस में आता है स्मोग। जो धुआं बोल रहे हैं वो हेट्रोजीनियस है, वो हेमोजीनियस नहीं होता। अब होमोजीनियस कैसे है ब्रास, इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ब्रास है। ब्रास क्या है? एक मिक्सर है। अब मिक्सर में वो होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि ये कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है। कॉपर और जिंक से मिलकर जो है वो ये एलॉय जो है वो बना हुआ है। और हर जगह से, ये यदि कॉपर है तो यदि आप यहां से भी काट के उठाते हो तो उसका रेशियो सेम मिलेगा। यहां से काट के उठा लो, रेशियो सेम मिलेगा। और कॉपर और जिंक को आप अलग नहीं कर देख पा रहे हो। ठीक है। तो ये सजातीय ठोस विलयन है, तो ये जो है वो होमोजीनियस हो जाएगा। ये जो है वो होमोजीनियस हो जाएगा। दूसरी बात आती है एयर की। एयर कैसे होमोजीनियस है? तो एयर में कौन कौन सी चीजें आपको मिल रही है? आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, आपको जो है वो नाइट्रोजन मिल रहा है, आपको नाइट्रोजन मिल रहा है, आपको जो है वो आर्गन मिल रहा है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, और सबका रेशियो सेम है। आप सांस ले रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि आप 21% ऑक्सीजन ले रहे हो और 78% नाइट्रोजन को आप छोड़ दे रहे हो। नहीं, आप पूरा अगर सांस ले रहे हो तो उस सांस लेने में आपका सब कुछ आ रहा है। 78% नाइट्रोजन भी आ रहा है, 21% जो है वो ऑक्सीजन भी आ रहा है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है, उसके साथ आर्गन भी आ रहा है, हर कुछ जा रहा है। तो ये भी होमोजीनियस हो जाएगा। और चीनी और जलीय घोल तो है ही होमोजीनियस, मैंने बताया ही है। ठीक है। लेकिन स्मोक जो है वो नहीं है। स्मोक जो है वो कैसा है? तो स्मोक जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। स्मोक मतलब होता है धुआं। ठीक है।
धुआं जो है वो एक जो है वो क्या है, स्मोक जो है वो एक जो है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, और उस हेट्रोजेनियस मिक्सचर में भी वो कोलाइड है। वो कोलाइड है, मतलब एरोसोल है, एरोसोल है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो है ना वो गैस, ये जो है वो गैस के अंदर जो है वो ठोस के कण जो है वो है मिले हुए। मिल कैसे रहा है स्मोक, तो स्मोक ऐसे बन रहा है, ये गैस है। अब इस गैस में हम जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स कुछ डाल दे रहे हैं, ये जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स है, ये जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स है। तो गैस में जो सॉलिड पार्टिकल्स डाला जाता है, गैस मतलब हवा हो गया, एयर हो गया, और ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है इसका मतलब जो है वो आपका राख ले लो, जो भी एक आपका कार्बन ले लो अपना। तो ये सब जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स है, जो कि एक दूसरे में मिले हुए रहते हैं, वो एक दूसरे में जो निलंबित रहते हैं। अब इनको जो है वो माइक्रोस्कोप से आप आसानी से देख सकते हो, और इनको अलग भी किया जा सकता है। तो स्मोक जो है वो इस कारण से यहाँ पे नहीं आता है, तो ध्यान आपको रखना है। होमोजीनियस में एलॉय हो गया, सॉल्यूशन हो गया, एयर हो गया। हेट्रोजीनियस में स्मोक, फॉग, सॉइल, मिल्क, ठीक है। हेट्रोजीनियस में कौन कौन सा हो जाएगा, हेट्रो में आप लिख लोगे, एग्जाम्पल आता है। हेट्रो में पहला आप लिख लोगे स्मोक, धुआं का। अब इसमें यह भी पूछा जाता है कि किस में क्या है, तो स्मोक जो है वो एयर में, मतलब गैस में सॉलिड का है। स्मोक जो है ये क्या है, ये जो है वो गैस है, एयर जो है वो गैस है, तो गैस में सॉलिड जा रहा है, तो गैस में सॉलिड का मिक्सचर है, ऐसे भी पूछा जाता है। तो स्मोक हो गया, दूसरा आपको याद रखना है फॉग, कुहासा जिसको बोलते हैं। तीसरा जो है वो आपको मिल्क याद रखना है, जो मिल्क है वो कैसा है, तो वो कोलाइडी है। तो ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल है कि विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। आरएनए में कौन सा जो नाइट्रोजनस बेस की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। ये बेस जो है ना वो कैसा होना चाहिए, नाइट्रोजनस बेस होता है। चार नाइट्रोजनस बेस जो है वो होता है, चार नाइट्रोजनस बेस जो है वो होता है। तो कौन सा जो है वो इसमें नहीं होता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, एडानिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरिक एसिड, यूरिसिल, यूरिसिल, ये पांच होता है। अब इसमें जो थाइमीन है और यूरेसिल है, ये चेंजेस होता है, ठीक है। मैं लिखता हूं, ये आरएनए है, ठीक है। आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस है, डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस है। तो आरएनए जो डीएनए होता है, सबसे पहले डीएनए की बात करते हैं। इसमें जो है वो कैसा होता है, तो इसमें जो है वो पहला एडानिन हो गया, दूसरा जो है वो गुआनिन हो गया, तीसरा जो है वो साइटोसिन हो गया, चौथा जो है वो थाइमीन हो गया। वहीं आरएनए की बात करें, तो आरएनए में है एडानिन हो गया, गुआनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, लेकिन यहाँ पे यूरासिल हो जाता है। थाइमीन की जगह जो है वो टी की जगह जो है वो यू आ जाएगा, थाइमीन की जगह जो है वो यूरासिल आ जाएगा। अब इसके साथ ही साथ एक सवाल और आपसे पूछा जाता है। हमने जो क्लास आपको बताया था, जो हमारा पेड क्लास चलता है, वहां पे मैंने जब इस बारे में बताया था, तो आपको बताया था कि ये जो जो बेस होता है ना, ये कैसे जुड़े हुए होते हैं। तो पहले बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में जो इनकी जोड़ी होती है, इनके जो पेयर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो डीएनए में जो पेयर होता है वो एडानिन जो है वह गुआनिन के साथ डबल बॉन्ड बना के रखता है, और गुआनिन जो है वो साइटोसिल के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के रखता है। वहीं आरएनए की बात करें तो वहां पे एडानिन जो है वो थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बना के रखता है, और जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के रखता है। तो गुआनिन साइटोसिन के साथ, एडानिन जो है वो थाइमीन के साथ, और यहाँ जो एडानिन है वो यूरासिल के साथ। तो आरएनए जो होता है उसमें यूरासिल होता है, और डीएनए में जो होता है वो थाइमीन होता है। यही दोनों में डिफरेंस जो है वो आता है, यही जो है वो दोनों में डिफरेंस आता है। तो कैसे भी करके आप याद रख सकते हो, PQRSTU ऐसे करके याद रख सकते हो। तो आर के नजदीक होता है यू, तो यू रखिए, और जो है वो आर के नजदीक तो वैसे टी होता है, मतलब यूरासिल आपको याद रखना है। बाकी डीएनए में जो है वो थाइमीन होता है, डीएनए में थाइमीन होता है। तो यूरासिल केवल और केवल आरएनए में ही होता है, तो आरएनए की पहचान हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ से आंसर कौन सा बन जाएगा, यूरासिल, ऑप्शन नंबर ए। बाकी थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन, यह याद आपको रखना है। थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन और एडानिन। एडानिन भी मैंने आपको बता दिया है।
ठीक है। थाइमीन जो है वो केवल और केवल डीएनए में पाया जाता है, ये याद रखना है। साइटोसिन और गुआनिन जो है वो दोनों में पाया जाता है। डीएनए का मतलब हुआ डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डबल हेलिकल हेलिक्स होता है इसका स्ट्रक्चर। आरएनए जो होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा करेक्ट जो है वो नहीं है। एसिड है टोमेटो में कौन सा? सवाल पूछा जा रहा है कि टोमेटो का जो एसिड है वो कौन सा है। तो ये जो है वो टोमेटो है, उस टोमेटो में फॉर्मिक एसिड है। टोमेटो में फॉर्मिक एसिड है, ये तो गलत हो गया, सीधा ही गलत हो गया। क्यों टमाटर में फॉर्मिक एसिड कहाँ से? फॉर्मिक एसिड तो चींटी में हो जाएगा, तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है और कुछ मात्रा में आपको इस टमाटर में जो है वो साइट्रिक और मैलिक एसिड भी मिल जाते हैं, बाकी लेकिन ऑक्जेलिक सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, वहीं हमें ये जो फॉर्मिक एसिड दिखा रहा है कि फॉर्मिक एसिड जो है वो होता है टमाटो में, नहीं। फॉर्मिक एसिड तो टमाटो में होता नहीं है। तो टमाटो में आखिर कौन सी एसिड होती है? तो टोमेटो जो फॉर्मिक एसिड होती है वो कौन सी होती है? तो फॉर्मिक एसिड जो रेड चींटी देखते हो ना, जो रेड एंट्स देखते हो, उन रेड एंट्स में जो है वो फॉर्मिक एसिड देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो मधुमक्खी होता है ना, जो बी होता है, तो मधुमक्खी का जो डंक होता है, स्पाइन जो होता है उसका, उसमें होता है। ठीक है, उसमें पाया जाता है, टमाटर में तो ये नहीं पाया जाता। उसके बाद जो भी दिया हुआ है वो सब सही है। जैसे ग्रेप्स है, अंगूर में कौन सा है? तो अंगूर में टार्ट्रिक एसिड है। ऑरेंज में जो है वो सिट्रिक एसिड है। रेंसिड जो बटर है, रेंसिड जो बटर है उसमें ब्यूटेरिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी कारण से बटर में जो दुर्गंध आता है ना, उसका यही रीजन होता है। ठीक है, यही रीजन होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक? एरोमेटिक मतलब कि जो सुगंध देता हो। ये तो मैंने इस तरीके से लिखा है ना, वहां पे पूरा ऐसे ही स्ट्रक्चर बना के बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था। ऐसे जैसे बेंजीन है ना, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया था। ठीक है, बेंजीन का ऐसे स्ट्रक्चर बना के पूछा था कि कौन सा है, क्या है। मैंने तो यहाँ पे लिख के पूछ दिया आपको एरोमेटिक जो है वो क्या है। देखो, एरोमेटिक उसको बोलते हैं ना जो सुगंध दे। एरोमेटिक उसको बोलते हैं जो सुगंध दे। तो पूछ रहा है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो है वो एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक कहने का मतलब कि वो हकल रूल को फॉलो कर रहा है। वो हकल का एक रूल होता है, हकल्स रूल है, उसको फॉलो कर रहा है। हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं चीजों को डिटेल से। तो पहला तो आंसर समझ लीजिए, बेंजीन है। आंसर जो है वो बेंजीन है। देखो, एरोमेटिकली, एरोमेटिक को किसी को बनना है हकल रूल के अकॉर्डिंग, क्या होता है एरोमेटिक अगर आपको बनना है तो उसके लिए तीन चार चीजें आपके पास चाहिए। ठीक है, हकल रूल के अकॉर्डिंग ही एरोमेटिसिटी कंडीशन इसको बोलते हैं। लिखे देता हूं, एरोमेटिसिटी कंडीशन बोलते हैं। एरोमेटिसिटी कंडीशन, एरोमेटिसिटी कंडीशन होता है पहला। देखो कंडीशन क्या होता है कि वो साइक्लिक होना चाहिए। पहला तो है वो कि वो साइक्लिक होना चाहिए, मतलब चक्रीय तो होना ही चाहिए। तो फिगर में दिख ही रहा है कि बेंजीन जो चक्रीय है ही। दूसरा क्या होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो समतलीय होना चाहिए, वो प्लेन होना चाहिए। स्ट्रक्चर जो होगा वो प्लेनर होगा। मतलब अगर डिटेल से आप इसमें जाओगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होगा। sp2 का हाइब्रिडाइजेशन होगा तभी वो होगा। तीसरी बात आती है कि वो जो है वो कंजुगेट होनी चाहिए। बहुत डिटेल से मैंने अपने लेक्चर में इन सबको एक्सप्लेन किया है, बार बार यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो होगा वो कंजुगेट हो, क्या कंजुगेटेड होना चाहिए। लेक्चर देखिएगा, पेड क्लास में है, वहां पे आप इसको समझ सकते हो। चौथा जो है, ये सारा 11th 12th की चीजें हैं, 11th 12th की ये चीजें हैं। चौथा जो क्या होता है कि इसका जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो होनी चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो होने चाहिए। अब देखो बेंजीन का हम क्या देखते हैं। तो बेंजीन में क्या होता है, तो आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, बेंजीन में क्या होता है, तो बेंजीन का देखो क्या है। बेंजीन, बेंजीन का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। मतलब कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 6 है। कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 6 है यहाँ पे। अब इसमें जो है वो तीन डबल बॉन्ड है।
डबल बॉन्ड कैसे है? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? 3 जो है वो डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है 3। देखो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें बॉन्ड ऐसा होता है, तो इसमें जैसे सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड होता है एक। अगर डबल बॉन्ड है तो वहां पे एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, एक जो है वो पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड है तो एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड होगा और दो जो है वो पाई बॉन्ड होगा। ऐसे चलता है। तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड कहने का मतलब कि यहाँ पे जो है वो 3 डबल बॉन्ड कहने का मतलब कि यहाँ पे जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 डबल बॉन्ड कहने का मतलब कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस 4n वाला फॉर्मूला लगाओ। 4n प्लस 2 जब लगाओगे, 4n प्लस 2 बराबर क्या हो गया? 4n प्लस 2 बराबर 6 हो गया। 6 हो गया, तो यहाँ से n का वैल्यू जो है वो 1 आ गया, तो ये एरोमेटिक हो गया। ये जो है वो एरोमेटिक हो गया। तो ये सवाल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? समझ में आ गया कि 6 कैसे हुआ? यहाँ से 3 आया, यहाँ से 3 आया, तो 6 जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एरोमेटिक हो गया, समझ में आ गया। अब साइक्लो, इसकी बात करते हैं। साइक्लो ब्यूटाटाइडिन। साइक्लो ब्यूटाटाइडिन जो होता है वहां पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझना बहुत टफ हो जाता है इन सब चीजों को। उसके बाद साइक्लोपेंटाडाई डाइइन है। यहाँ पे जो है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यह भी नॉन एरोमेटिक है। sp3 कार्बन भी यहाँ पे होता है। उसके बाद जो है वो इसकी बात करें, साइक्लो ऑक्टाटेड्राइन जो है, यहाँ पे भी जो है वो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ट्यूब शेप होता है, नॉन पोलर होता है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, नॉन प्लेनर होता है। तो प्लेनर तो होना ही चाहिए। तो इतना आपको समझ में नहीं आता है, सीधी सी बात, बेंजीन याद कर लो। समझना है, मैंने लेक्चर में बहुत डिटेल से इसको समझाया है, चारों कंडीशन पे भी बात की है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि CO2 जो है वो, उसको यदि हम प्रेजेंस इन एक्सेस इन लाइम वाटर टर्न्स कलरलेस अगेन बिकॉज ऑफ। CO2 को जो हम पास करते हैं चूने के पानी से, जब हम ज्यादा अत्यधिक मात्रा में CO2 को प्रभावित करते हैं, तो यह जो है वो फिर से रंगहीन हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? ठीक है, रंगहीन हो जाता है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखो, ये है कैल्शियम, CaOH2। ठीक है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया। अब इसको हम, इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें हम कार्बन जो है वो उसको पास कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पास कर रहे हैं। तो यहां से बन क्या रहा है? यहां से मेरा बन रहा है CaCO3। ठीक है, ये मिल्की कलर का होगा, दूधिया कलर का होगा। इसके साथ ही साथ हमको जो है वो H2 अभी बन रहा है, तो हमें जो है वो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बना। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बना। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो यहाँ पे अघुलनशील हो गया, वाटर के साथ घुला नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट अघुलनशील है। दूसरा स्टेप आता है, ये तो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि हम एक्सेस मात्रा में यदि हम CO2 डालते हैं, तो CaCO3 है, इसको जो है वो H2O है। अब इसमें जो है वो फिर से हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं, फिर से हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं, एक्सेस मात्रा में डाल रहे हैं। तो यहां से हमें क्या बनेगा? यहां से बनेगा CaHCO3 2। ठीक है, अब ये बन जाएगा। अब ये जो है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। अब ये पानी में घुलनशील होता है, इसीलिए जो है वो दूधिया रंग गायब हो जाता है और पानी जो है वो साफ हो जाता है। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? मतलब गुड कंडक्टर की बात आ रही है, तो गुड कंडक्टर कौन सा है? कॉपर वायर है, और जो है वो कॉपर वायर है, उसके साथ ही साथ मोल्टेन लिथियम क्लोराइड है। दोनों हो जाएगा मोल्टेन लिथियम क्लोराइड। ठीक है, तो मोल्टेन लिथियम क्लोराइड होता है वहां पे, जैसे जैसे इसका जो है वो आयोनिक यौगिक होता है, मोल्टेन लिथियम क्लोराइड होता है। ये ठोस अवस्था में जो है वो कुचालक होता है, लेकिन जैसे ही मोल्टेन पिघलाया जाता है, तो जलीय अवस्था में क्या होता है? इसमें लिथियम में भी आयन आ जाता है,
और जो है वो क्लोरीन पे भी आयन आ जाता है, तो इस कारण से क्लोराइड पे भी आयन आ जाता है, तो इस कारण से वो जो है वो गति करने लगती है, तो इस कारण से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी देती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लिथियम क्लोराइड जो होगा और मोल्टेन लिथियम क्लोराइड होगा वही इलेक्ट्रिसिटी को भेजेगा। पिघला हुआ जो लिथियम क्लोराइड होगा वही भेजेगा, सॉलिड वाला नहीं भेजेगा, ध्यान आपको रखना है। कॉपर वायर तो आसान है, कॉपर वायर भेजता ही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते ही हैं। उसके साथ और बात करें कॉपर क्लोराइड की बात करें, तो ठोस कॉपर क्लोराइड जो है वो कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है। लेकिन जलीय विलयन जो है वो सुचालक इसका भी हो जाता है। कॉपर क्लोराइड का जो जलीय विलयन है, जलीय होगा तो वो भी कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि स्पष्ट रूप से कि इसका कोई स्पष्टिफिकेशन नहीं है, तो ए बी को ही सही लेके चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड को क्लॉट करना है तो उसके लिए क्या जरूरी होता है? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो है वो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर, कैल्शियम के आयन जो है वो जुड़ते हैं इस कारण से। तो रोल इसका क्या होता है कि कैल्शियम के जो आयंस होते हैं ना, वो ब्लड जो क्लॉटिंग होती है उसमें जो है वो जमने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कैल्शियम का आयन बहुत महत्वपूर्ण होता है, को फैक्टर के रूप में काम करता है। यह क्या करता है? तो यह क्या करता है कि प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, उस प्रोथ्रोम्बिन को ये जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने में, थ्रोम्बिन में बदलना, और उसके साथ ही साथ जो है वो इसके बाद थ्रोम्बिन में बदला है, थ्रोम्बिन के बाद जो है वो ये फिर से कन्वर्ट होगा कहाँ? वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा। फाइब्रोनोजिन जो है वो प्रोटीन होता है, वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा, और यही फाइब्रिन जो है वो जाल की तरह होता है, नेट की तरह होता है, और इसी में आरबीसी आके फंस जाता है। ठीक है, तो इस कारण से इसके बिना जो है वो थक्का नहीं जम सकता है कैल्शियम के बिना। तो कैल्शियम के आयन होते हैं, विटामिन के होता है, फैक्टर 9 होता है। फैक्टर 9 रॉयल डिजीज जो है वो उसमें फैक्टर 9 ही नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी हम प्लॉट ये सब पढ़ा देंगे कभी और आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक बात और एम्फोटेरिक बोल रहा है कि जहां पे एसिड और क्षार दोनों के साथ वो अभिक्रिया कर सकता है, तो वही जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पे जेड एम्फोटेरिक है, जेड जो है वो एम्फोटेरिक है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है। उभयधर्मी ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों जो है वो गुण प्रदर्शित करते हैं। वो अम्ल की तरह भी आपको दिखेंगे और वो क्षार की तरह ही आपको दिखेंगे। ठीक है, जैसे आपको जिंक ऑक्साइड का मैं रिएक्शन करवा के दिखाता हूँ एसिड के साथ। ZnO जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्शन कर रहा है, HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, और बना क्या रहा है? तो जिंक क्लोराइड बना रहा है। उसके साथ ही साथ वाटर जो है वो बाहर निकाल रहा है, तो क्षार की तरह यहाँ पे काम किया। यहाँ पे जो है वो क्षार की तरह काम किया, ZnO, और HCl के साथ रिएक्शन कर लिया, तो यहाँ पे ये बेस की तरह काम किया है। उसके बाद बात करते हैं बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ZnO है, उसको जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं। अब यहाँ से बन क्या रहा है? Na2 ZnO2 प्लस H2O। अब यहाँ जो है वो अम्ल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अम्ल की तरह काम कर रहा है, तो ZnO एम्फोटेरिक होता है, ध्यान रखिएगा। अदर एग्जांपल्स भी मैं बता देता हूँ। एम्फोटेरिक में पहला जो है वो ZnO लिख लो, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। दूसरा जो है वो एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, वो भी होता है। उसके साथ ही साथ जो है वो PbO होता है। चौथा आप लिख लो SnO होता है। तो ये सब जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, तो ध्यान आपको रखिएगा। और बाकी MgO जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारा जो है वो बेस होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज, कोई किसी भी सिस्टम का हीट कंटेंट है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको इंथैल्पी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इंथैल्पी है, इसे H से डोनेट किया जाता डिनोट किया जाता है। तो इंथैल्पी कुल जो एक सिस्टम है उस सिस्टम का टोटल जो है वो आंतरिक ऊर्जा होती है। टोटल आंतरिक ऊर्जा, टोटल इंटरनल एनर्जी होती है। टोटल आंतरिक ऊर्जा होती है जिसको हम यू से डिनोट करते हैं।
और उसका जो दाब आयतन कार्य होता है जिसको पीवी कहा जाता है, ठीक है, दाब आयतन कार्य, दाब आयतन कार्य उसको पीवी कहा जाता है, इन दोनों का योग होता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तब होता है। तो एच बराबर क्या होता है, एच बराबर यू प्लस पीवी, एच बराबर यू प्लस पीवी। तो स्थिर दाब पर किसी सिस्टम द्वारा अवशोषित या फिर मुक्त की गई ऊष्मा उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये एंथैल्पी ही आपको ध्यान रखना होगा। एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी क्या है, तो ये एक जो है वो डिसऑर्डर होता है, अव्यवस्थित जो चीजें होती है। तो ये हो गया, सीधी सी अभी याद रख लो, बाकी कभी डिस्कस कर देंगे, बाकी क्लासेस में तो किया ही होगा। डिसऑर्डर, तो यदि आप पेड क्लास में हो तो उसको देख सकते हो। इंटरनल एनर्जी की बात करें, आंतरिक ऊर्जा, तो ये अणुओं की गतिज और स्थितिक ऊर्जा का योग होता है। तो यहां से आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट सवाल, और इस वीडियो का लास्ट सवाल है, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा की बात हो रही है। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम जो है वो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। फॉर्मूला की बात करें तो ये पूछा जाता है, फॉर्मूला जो है वो Na2CO3, और सबसे बड़ी बात की एक्वस होता है, डेक्का हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन जो है वो 10 होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट डेक्का हाइड्रेट बोला जाता है इसको, ठीक है। पानी को कठोरता दूर करने, उनको सफाई करने में यूज किया जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो इसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको जो है वो बेकिंग सोडा कहा जाता है, खाना बनाने वाला जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा इसको कहा जाता है, खाने वाला सोडा। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH जो है, इसको जो है वो कास्टिक सोडा कहा जाता है, कास्टिक सोडा बोला जाता है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए। तो ये रहा वीडियो, जहां पे हमने काफी डिटेल से जो 20 क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया है। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूं।